नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो क्लास में सबसे पहले जो आज हम अवधारणा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वसूली की अवधारणा। देखिए, वसूली की अवधारणा अगर हम इसी वर्ड को देखें, केवल वसूली की अवधारणा, रियलाइजेशन कंसेप्ट, तो देखिए वसूली का मतलब ही क्या हुआ? वसूल करना। मतलब क्या हो गया? वसूल करना। ठीक है, वसूल। अब वसूल कब करेंगे हम? कोई भी चीज को हम किसी से कब वसूल कर पाएंगे? देखिए, हमने ये वर्ड दो तीन जगह ही सुना होगा आपने। ये वर्ड अगर आपने अगर अकाउंट्स के अलावा सुना होगा, एक तो सुना होगा वसूली भाई, एक जो वसूली भाई रहते हैं वो है, और एक लगान जो अंग्रेज वसूलते थे। ये दो जगह इस वर्ड को हमने सुना है इस अवधारणा के अलावा। तो देखिए, वसूली भाई आपके पास कब आते हैं? वसूली भाई आपके पास पैसे कब लेने आता है? कहीं भी वसूली भाई अगर वो जाते हैं पैसे मांगने, तो वो कब वसूल करने जाते हैं? जब वो क्या बोलते हैं कि भैया हमसे आपने पैसा लिया था और अब हमारा पैसा और उसका ब्याज देने का समय आ गया। मतलब क्या है? वो क्या बोलते हैं? भैया अब हमारे उस पैसे पर क्या है? अधिकार है। इसी प्रकार से जब अंग्रेज हमसे लगान वसूलते थे तो उनका क्या है? वो क्या बोलते थे कि भैया हमने आपको राइट दिया है कि आप क्या करें? खेती करें। और जो खेती करेंगे और उस खेती पर या वो जमीन है जो सरकार ने आपको दे रखी है, जो किसान उस पर काम करता था, तो उससे क्या बोलते थे कि भैया आपको हमें इतना अनाज तो देना ही पड़ेगा या इतनी लगान तो देनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों ही केस में क्या हो रहा है? जो ये व्यक्ति है वसूली भाई या ये जो अंग्रेज हैं, ये कब पैसे ले पा रहे हैं? जब इनका अधिकार है। तो वसूली की अवधारणा भी बस इसी बात को बोलती है। क्या बोलती है? कि आप जब ही अपने अकाउंट्स में किसी भी चीज को लेंगे, जब भी अपने अकाउंट्स में किसी भी बात को लेंगे या किसी भी मनी को कब लेंगे, किसी भी इनकम को कब लेंगे, जब आप पर क्या हो? उसका उस पर आपका अधिकार आ जाए। मतलब अगर हमको एक बात में इस लाइन को लिखना हो कि वसूली की अवधारणा अगर एक लाइन में हमें एक वर्ड में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे हम? अधिकार। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर लिखेंगे अधिकार। क्या लिखेंगे? अधिकार। मतलब हमारा क्या आ गया इस पर? राइट। अगर हमारा किसी इनकम पर क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, अधिकार आ जाएगा या राइट आ जाएगा, तो हम उस इनकम को क्या करेंगे? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ले लेंगे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। मतलब समझ में आया? मतलब क्या कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वसूली की अवधारणा क्या कहती है कि जब हमारी किसी इनकम पर हमारे पास क्या आ जाए? उसका अधिकार आ जाए। मतलब उस इनकम पर अब हमें मिलने का क्या आ गया है? अधिकार आ गया है। तो ही हम क्या करेंगे? उसको अपने अकाउंट्स में, बुक्स में, अकाउंट्स में लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया वसूली की अवधारणा को अगर एक वर्ड में समझना होगा तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब बस इसी पर बेस्ड पूरा कंसेप्ट है ये, बस एक एक बात पर, और वो क्या है? वो है ये अधिकार। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी मैं आपको इस पर बता दूंगा कि इस अवधारणा के अनुसार ना तो आदेश प्राप्ति के आधार पर और ना ही उत्पादन उत्पादन और माल की सुपुर्दगी को सही माना जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ना तो आप आदेश प्राप्ति पर लेंगे और ना ही उत्पादन पर लेंगे, पर क्या बोलते हैं? ये जो माल की सुपुर्दगी है उसको जो है सही आधार माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रही है वसूली की अवधारणा कि देखिए, इसको मैं पहले आपको एक जनरल सेंस में समझा देता हूँ और फिर एक आपके सेंस में समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जनरल सेंस में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक व्यापारी है। ये एक व्यापारी है। मैं एक मिनट पेन का कलर बदल लेता हूँ। ये एक व्यापारी है हमारे। ठीक है, और ये इनकी शॉप है। ठीक है, ये इनकी शॉप है, या ये कैसी शॉप है? ऑनलाइन शॉप है या ऑफलाइन शॉप है, जैसी भी शॉप है। अब क्या हुआ? हमने यहाँ पर एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? एक गुड्स का ऑर्डर दिया और इनसे कहा कि भैया ये जो माल है ये कहाँ पहुंचा दीजिएगा? आप हमारे घर पर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ये घर पर पहुंचा दीजिएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है मैडम, आपके घर पर ये माल लेकर के हमारा ट्रक आ रहा है। तो ये ट्रक में ये माल रखा हुआ है। अब ये ट्रक आ रहा था और रास्ते में क्या हो गया? इसका किसी कारणवश क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो ये माल क्या इनके पास जा पाया है? नहीं जा पाया है। पर इस व्यक्ति ने तो यहाँ माल पहुंचाने के लिए निकाल दिया था ना। क्या ये व्यक्ति, क्या ये जो ऑनर है, ये जो शॉप का मालिक है, ये बोल सकता है कि मेरा माल बिक गया है और अब मैं इस व्यक्ति से पैसे मांग सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो माल था ये इन तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, इनका अधिकार यहां तक पहुंचा ही नहीं। तो क्या ये बोल सकते हैं कि मेरी सेल हो गई थी? नहीं। ठीक है। पर अगर ये होता है, क्या होता? पर ये होता कि ये जो माल आ रहा था, ये जो माल गाड़ी से आ रहा था, ये माल आता और ये भाई साहब को यहाँ पर क्या हो जाता? डिलीवर हो जाता। ये यहाँ पर माल इनको डिलीवर हो जाता, ये डिलीवरी ले लेते और ये माल क्या करते? ये अपने घर में रखते। और क्या होता? दो चोर आते। ये दो चोर आ गए, चुन्नू और मुन्नू।
ये चुन्नू मुन्नू दोनों चोर आए और इनके घर से ये सामान उठा कर ले गए। तो अब ये व्यक्ति बोल सकता है कि भैया जो माल भेजा था वो तो चोर चुरा के ले गए, हमारे पास तो अब माल ही नहीं बचा है, तो आपके कोई पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो दायित्व था कि माल आप तक पहुंचाना, वो पूरा हो गया है। मतलब अब क्या हो गया, जैसे ही माल यहाँ पर डिलीवर हुआ इस कस्टमर के पास, इनका क्या आ गया, वहां पर राइट आ गया। राइट किसका आ गया कि भैया पैसे लेने का राइट आ गया, कि जो माल हमने बेचा था उसका पैसे लेने का राइट आ गया। तो जैसे ही ये माल यहाँ पर आया है, ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सेल उसमें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल बुक कर लेगा। तो वसूली की अवधारणा यही बात कहती है। समझ में आ गई? तो अब क्या पूछ सकते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा, अगर इस अवधारणा से पूछेगा तो वो पूछेगा किस अवधारणा, वो कौन सी अवधारणा है जो आदेश प्राप्ति पर, क्या बोलेंगे वो, अगर उनको घुमाना होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो वो ये बोलेंगे किस अवधारणा के अंतर्गत आदेश प्राप्ति पर, आदेश की प्राप्ति पर रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आदेश की प्राप्ति पर रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज या आगम को रिकॉग्नाइज करने से मनाही करती है। जैसे अगर एकदम हिंदी में देखेंगे तो वो यूं ही लिखेंगे कि किस अवधारणा के अंतर्गत आदेश की प्राप्ति पर आगम को मान्यता देने से रोकती है। आगम को मान्यता देने से रोकती है, इस तरह का ही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि किस अवधारणा के अंतर्गत आगम को आदेश की प्राप्ति के आधार पर आगम को बुक्स ऑफ अकाउंट में मान्यता देने से रोकती है। तो वो कौन सी अवधारणा है जो इस पर रोकती है, तो वो है वसूली की अवधारणा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, अगर उसे यहीं से पूछना होगा तो वो पूछेगा कि किस अवधारणा के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी होने मात्र से, किस अवधारणा के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी होने मात्र से आगम की आगम बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, या आगम को बुक्स में मान्यता दे दी जाती है। किस अवधारणा के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी के आधार पर पुस्तकों में आगम को मान्यता दे दी जाती है। तो माल की सुपुर्दगी के आधार पर मान्यता दे दी जाती है, किस अवधारणा के अंतर्गत दे दी जाती है, तो वसूली की अवधारणा के अंतर्गत दे दी जाती है। बात समझ में आई? चलिए बात करते हैं फटाफट से अब इस पर कि इस अवधारणा में ना तो कोई प्राप्ति अर्जित मान लिया जाएगा यदि वह वसूली हो जाए, या फिर क्या हो, वसूली यथोचित रूप से क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। मतलब क्या हो जाए, या तो हमको पैसे मिल जाए, मतलब हम यहाँ गए थे और ये भाई ने पैसे दे दिए, हमने माल डिलीवर करा और इन्होंने पैसे दे दिए, तो हम सेल बुक कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया, पैसे भी मिल गए, माल भी दे दिया, पैसे भी दे दिया। पर क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इन व्यक्ति को अच्छे से जानते थे। ये व्यक्ति जो थे वो इन व्यक्ति को क्या करते थे, अच्छे से जानते थे। अच्छे से जानने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों की जान पहचान अच्छी थी। उन्होंने बोला ठीक है सर, आपका माल भेज दिया गया है, पैसे आप कभी भी दे दीजिएगा। तो पैसे नहीं मिले, पर फिर भी क्या हो गया, हमारा अधिकार तो आ गया है ना। तो जैसे ही अधिकार आया, हम उसको क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मतलब पैसे को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमारा अधिकार बन पाया है कि नहीं। पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये सेकेंडरी मैटर है। मतलब पैसे पर यहाँ पर बात नहीं होगी, मतलब कैश मिला है या नहीं मिला है इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मतलब हमें पैसे मिले हैं या नहीं मिले इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। क्या देगी ध्यान में रखा जाएगा, अधिकार, कि हमारा उस चीज पर राइट है या नहीं है। अगर हमारा उस पर राइट बन रहा है तो हम अपने बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और अगर हमारी बुक्स में हमारे उस पर राइट नहीं बन रहा उस सेल पर, तो हम बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब इस प्रकार यदि माल की सुपुर्दगी हो जाती है, मतलब हमने क्या करा, गुड्स डिलीवर कर दी और रकम अदा ना भी हो, मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति ने हमें पैसे नहीं दिए जैसा मैंने आपको बताया, तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, अर्जित माय मान लिया जाएगा। मतलब हम क्या मान लेंगे कि हमारी इनकम हो गई है और हम क्या करेंगे, बुक्स में सेल बुक कर लेंगे। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनका बाजार क्या होता है, सीमित होता है। मतलब क्या होता है, सीमित होता है और त्वरित होता है, मतलब स्पीड में काम होता है। तो इनमें क्या होता है कि फटाफट से ही हम माल जैसे ही हम करते हैं और वैसे ही हम क्या करते हैं, उनको ये मान लिया जाता है कि क्या हो गया, उत्पादन को ही ये मान लिया जाता है कि वसूली मान लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे ही माल बना और उसको वैसे ही बेच दिया जाता है। तो सामान्यतः इस प्रकार के उद्योग में भी हम क्या मानते हैं कि जैसे ही उत्पादन हो गया, उत्पादन के आधार पर ही हम वसूल कर लिए जाते हैं। कब? जब बाजार कैसा हो, बाजार सीमित हो और त्वरित हो, मतलब स्पीड में वहां पर सेल बिक्री होती है, और माल और बाजार कैसा हो, सीमित हो, मतलब एकदम सीमित बाजार है और उसमें क्या है, वो त्वरित नेचर का है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उत्पादन कर लेंगे उसको ही क्या मान लिया जाएगा, वसूली, क्योंकि वो बिक जाता है, फटाफट से बिक भी जाएगा ना। तो इसलिए हम उत्पादन के आधार पर ही उसे वसूली कर लेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछेगा, अगर वो क्वेश्चन इस अवधारणा पे पूछेगा तो इन दो लाइनों पर ही पूछेगा वो,
ठीक है। और उन 2 लाइनों पर वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैंने उसके भी एग्जांपल आपको बता दिए। तो अगर इस अवधारणा से क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहाँ से पूछेगा, इन 2 लाइनों से पूछेगा। ये 2 ऊपर की जो 2 लाइनें हैं इन पर ही वो क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा, तो क्वेश्चन का टाइप भी मैंने आपको समझा दिया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी अवधारणाएं कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कहीं भी मौका मिले नंबर लेने का तो अपनी जान लगा दीजिएगा नंबर लेने में। ठीक है, हम आपको पढ़ाने में हमारी तरफ से जितना भी एफर्ट होगा, अगर आपको फिर भी कुछ लगता हो, देखिए वीडियो देखते देखते आपको कुछ लगता हो कि सर आपकी तरफ से अगर ये हो जाता तो और अच्छा होता, तो आप हमें आपके जो है सुझाव वो पूरी तरह से आमंत्रित हैं। आप बिल्कुल बोले कि सर ये भी कर दीजिएगा, वो भी कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपके सजेशन है वो पूरी तरह आमंत्रित है। हमारी तरफ से आपके लिए जो भी बेस्ट होगा हम वो पूरा देंगे। मतलब इस बार का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपको हमारी तरफ से जो भी बेस्ट सर्विस होगी, जो भी बेस्ट हमारी तरफ से आपको वीडियो क्लासेस हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, जो भी हमसे बन पाएगा, एमसीक्यू सीरीज हो, जो भी हमारे एंड से बन पाएगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बावजूद अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये चीजें और हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। अगर हमारे नियंत्रण में होगा, हमारी कैपेबिलिटी के अंदर होगा, हम उसको मैनेज कर पाएंगे, तो हम वो भी देंगे। उद्देश्य क्या है कि हमारी तरफ से बेस्ट देना और आपका जीवन का सबसे बेस्ट एग्जाम ये निकलाना है। मतलब इस बार का जो हमारा, अगर कोई पूछे कि क्या टारगेट है, तो वो यही टारगेट है कि हम अपना बेस्ट देंगे और आप आने वाली एग्जामों में अपना बेस्ट देकर के आएंगे। और अपनी जितनी भी आपकी आज तक की जर्नी है आपकी स्टडी रिलेटेड, उसमें सबसे उम्दा परफॉर्मेंस हम चाहते हैं कि आप इस एग्जाम में दें। इस इस मंशा के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस मंशा के साथ आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं, इस मंशा के साथ आपके वीडियो रिकॉर्ड करिए जा रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है वो केवल ये है कि आपकी तरफ से जो आउटपुट आए, हमारी जब हम अपना बेस्ट देंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जब एक तरफ व्यक्ति जोर लगाता है तो सामने वाला भी उसका साथ जरूर देता है। तो ये अप्रोच है। फिर भी आपको कुछ लगता है तो आपके सुझाव पूरी तरह से आमंत्रित है। आप बोलेंगे सर ऐसा करिए, और हमसे जो बनेगा हम वो आपके लिए बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं हम अपनी किस पर, स्टडी पर। कि उदाहरण के लिए जैसे क्या हुआ सॉरी, कि बिक्री के लिए आदेश मिला। अब हमें क्या हुआ, आदेश मिला मतलब ऑर्डर मिल गया है। किस व्यक्ति ने, वो जो महिला थी, जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति ने हमें ऑर्डर दे दिया। इन्हें ऑर्डर दे दिया है, कब दे दिया ऑर्डर, अगस्त में दे दिया, अगस्त में प्राप्त हो गया। और उसकी सुपुर्दगी कब करी, मतलब हमने डिलीवरी कब दी है उसकी, उसकी जो डिलीवरी दी गई है वो डिलीवरी कब दी गई है, उसकी डिलीवरी हमने सितंबर में दी है। मतलब ऑर्डर आया है अगस्त में, डिलीवरी दी है सितंबर में। तो अब हम रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, आप ही बता दो, यहीं से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगस्त में ऑर्डर आया है, डिलीवरी दी है सितंबर में, पेमेंट कब आया उससे कोई मतलब है, हम अपना रिवेन्यू बुक्स में कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रिवेन्यू बुक्स में अगर रिकॉग्नाइज करना होगा तो वो किस डेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब आगम को अगर हमको मान्यता देनी होगी बुक्स में हमको बतानी होगी, हमारी सेल बतानी होगी, तो वो किस मंथ में बताएंगे, बताओ सेल किस मंथ में बता दी जाएगी। आपके दिमाग में सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, किस मंथ में, सितंबर मंथ में। क्वेश्चन एग्जामिनर प्रैक्टिकल बनाएगा तो वो यही बना देगा, एक उदाहरण दे देगा, एक उदाहरण दे देगा। मैं उदाहरण भी आपको लिखवा देता हूं कि ए के द्वारा बी को, ए के द्वारा ए के द्वारा एक कार का ऑर्डर बी को दिया गया। ए के द्वारा एक कार बाय करने का ऑर्डर बी को अगस्त, मतलब कुछ भी लिख लीजिए, 25 अगस्त को दिया गया। ठीक है, ए के द्वारा बी को एक कार बाय करने का ऑर्डर किस कब दिया गया, 25 अगस्त को दिया गया। बी के द्वारा बी के द्वारा कार की डिलीवरी, कार की डिलीवरी अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर महीने में कर दी गई। ठीक है, मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि इसको उतना अच्छे से लिखाता नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ए ने कार का ऑर्डर बी को अगस्त 25 अगस्त या अगस्त भी लिख सकते हैं आप, अगस्त को दिया गया। बी के द्वारा कार की डिलीवरी ए को अक्टूबर मंथ में कर दी गई। ए के द्वारा कार के मूल्य का भुगतान, मूल्य का भुगतान दिसंबर महीने में या मंथ में कर दिया गया, दिसंबर मंथ में कर दिया गया। ए के द्वारा कार के मूल्य का भुगतान दिसंबर मंथ में कर दिया गया। ठीक है,
अब एग्जामिनर बोलेगा कि रेवेन्यू वसूली की अवधारणा के अंतर्गत, वसूली की अवधारणा के अंतर्गत, अब एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, वसूली की अवधारणा ही आपको दे देगा, लिख कर दे देगा। नहीं तो आपको दे देगा कि वसूली की अवधारणा के अंतर्गत आगम को, वसूली की अवधारणा के अंतर्गत आगम को, या वसूली की अवधारणा के अंतर्गत रिवेन्यू को किस मंथ में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या किस मंथ में बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको मान्यता दी जाएगी। रिकॉग्नाइज किया जाएगा मतलब मान्यता दी जाएगी। तो कब मान्यता दी जाएगी, अब वो दे देगा ऑप्शन में 25 अगस्त में, सितंबर में और दिसंबर में। कब दे देंगे वो ऑप्शन में, अगस्त में, अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में और दिसंबर में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा आप बताइए फटाफट से। हमारा आंसर हो जाएगा अक्टूबर मंथ में हम उसको क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये। अब फटाफट से पढ़ लें हम आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। माह में होती है लेकिन कारणवश भुगतान कब होता है, दिसंबर माह में होता है। तो आगम की वसूली कब मानी जाएगी, सितंबर माह में ही कर ली जाएगी, ना कि अगस्त और दिसंबर महीने में। जो मैंने आपको उसका एक प्रैक्टिकल समझाया, वो प्रैक्टिकल किस प्रकार से बना के दे देंगे, तो इस प्रकार से आपको एक प्रैक्टिकल बना के दे देंगे। आईएमपी जो जो चीजें मुझे लगी वो मैंने आपको बुलेट पॉइंट में यहाँ पर दे दिया है, उसमें भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। इस अनुसार आय और लाभ उस समय तक प्राप्त या अर्जित नहीं माने जाते। मतलब हम क्या मानेंगे, कब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, नहीं माना जा सकता जब तक कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक बिक्री नहीं हो जाती। और वास्तविक बिक्री कब मानेंगे, जब वास्तविक बिक्री, अगर हम उसको होम डिलीवरी दे रहे हैं तो कब मान ली जाएगी उसकी वास्तविक बिक्री, वास्तविक बिक्री तब मान ली जाएगी जब क्या हुआ है, उसको गुड्स क्या हो जाएगा, जब गुड्स डिलीवर हो जाएगा। अगर हमने उसको बोला है कि भैया हम गुड्स क्या करेंगे, आपके घर तक डिलीवरी देंगे, तो हम किस दिन उसको मान्यता दे देंगे, जिस दिन उसको गुड्स क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। पर क्या हुआ, पर एक मिनट इसको आप मैं हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो मान्यता कब देंगे, जब गुड्स की क्या हो जाएगी, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, गुड्स की क्या हो जाएगी, गुड्स की जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी, तो उस समय हम मान्यता दे देंगे। अब बट क्या हुआ, अब ये भाई साहब हैं, भाई साहब मिस्टर राजेश, राजेश भाई साहब जो है, उनकी ये दुकान है, यहाँ पर ये दुकान पर बैठे एक व्यक्ति आया, उनने बोला भाई साहब मुझे पंखा दे दो। तो इन्होंने बोला बिल्कुल ले लीजिए, ये देखिए पंखा बहुत मस्त है, क्रॉम्पटन कंपनी का है, आप ले लीजिए। इन्होंने बोला ठीक है भैया ले लीजिए, और इन्होंने इनको 2000 रुपए दिए, इन्होंने ये पंखा उठा करके इनके हाथ में थमा दिया। तो अब बताइए राजेश जी किस समय वो अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे ही इन्होंने ये पंखा इस व्यक्ति को थमाया, ये क्या बोलेंगे, अपने 2000 की सेल बुक कर लेंगे। समझ में आया। तो हमको कहाँ देखना है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है वो है अधिकार। यहाँ पर जैसे ही इन्होंने ये गुड्स दिया और इन्होंने 2000 दिया, इनकी सेल डन हो गई, राजेश जी की सेल बुक हो गई। अब ये पंखे का ये व्यक्ति कुछ भी करे कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब जो क्रक्स वर्ड क्या है, वो अधिकार। मतलब हमारा सेल पर कब अधिकार आ जाएगा, किस दिन को हमारा सेल पर अधिकार आ जाएगा, जिस दिन को हमारा सेल पर अधिकार आ जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से अब हम पढ़ते जाते हैं। यह वास्तविक बिक्री से आशा है वस्तु और सेवाओं के और प्रतिफल के हस्तांतरण से। वास्तविक बिक्री का प्रभाव यह होता है कि संस्था का लाभ, हानि और घटता बढ़ता रहता है। मतलब हमने माल भेजा था, जैसे हमने माल भेज दिया था, हमने सोचा कि भैया गुड्स बिक जाएगी, उनके घर डिलीवर हो जाएगी, क्या हुआ, रास्ते में ही क्या हो गया, हमारा माल गिर गया। तो सेल तो नहीं हुई और उल्टा क्या हो गया, उल्टा हमको लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो माल था वो गाड़ी क्रैश हो गई थी और हमारा सारा माल उसमें खराब हो गया। तो ये इस हिसाब से क्या होता है, वास्तविक बिक्री के आधार पर क्या होता है, कई बार हमारा प्रॉफिट लॉस घटता बढ़ता रहता है। जो आपको एक और पॉइंट याद रखने वाली बात है, जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं एएस पर, मैंने एएस की लिस्ट दे रखी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मैं जो आईएमपी है उसको भी बता दूंगा। तो आगम देखिए, आय की स्वीकृति या पहचान, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए इंग्लिश में भी मैंने वर्ड दे रखे हैं, और इंग्लिश में इसलिए दिए एएस के सारे वर्ड क्योंकि अगर हिंदी में समझ ना आए, हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन से कई बार क्या होता है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश जरूर देख लेना एएस के लिए, तो कम से कम जहां भी क्वेश्चन ना समझ में वहां भी इंग्लिश देखना। और एएस और ऐसे जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनके लिए भी अगर आप इंग्लिश रेफर कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है ना। जहां जहां मुझे लगता है मैं वहां इंग्लिश जरूर दे देता हूँ वर्डों को, ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में। क्योंकि कभी हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। एएस के इसलिए मैंने इंग्लिश में भी पूरी लिस्ट दे रखी है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, और वो एक क्वेश्चन की कीमत बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आगम की आय स्वीकृति या पहचान, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, एएस किससे संबंधित है, नो से। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको अपने लेखांकन मतलब बुक्स में आय कैसे बुक करनी, मतलब कब आप सेल बुक करेंगे। जैसे जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये सारी डिटेल जो है इसमें दी हुई है।
अगर डिटेल में हम AS9 पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है, अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं कि कब कब आप आय को रिकॉग्नाइज करेंगे, कब कब चीजों को आप कब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में, वो किस में डिटेल में बात की गई है, तो AS9 में उसमें बताया गया है। ठीक है। और AS7 में किससे संबंधित बताया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है हम उसे डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पर AS दिए ही हुए हैं, मैंने आपको सारे AS दिए हुए हैं यहाँ पर, फटाफट से हम पहुंचने की तैयारी में, और हमारा जो सिलेबस हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो AS ये देखिए, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब निर्माण ठेकों का लेखांकन है, उससे संबंधित क्या बोला गया, AS7। तो जब किसी के संबंध में AS7 दे रखा तो फिर उस पर AS9 नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इस पे स्पेसिफिक दे रखा है। इसमें बात क्या बोली गई है, इसमें बात बोली गई है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का दिन एक दिन नहीं होता, आज ही आपकी बुक नहीं हो गई, कंस्ट्रक्शन में लगते हैं 3 से 4 साल। धीरे धीरे क्या होती है, बिल्डिंग बनती है, और एकदम से पूरी बिल्डिंग बन जाती है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो ये बोलता है कि भैया जब धीरे धीरे हो रहा है तो इसके रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि 5 साल तक कोई रिवेन्यू नहीं, और 5वें साल में एकदम पूरी बिल्डिंग का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो गलत सा दिखेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक स्पेशल AS बनाया गया। तो ये भी IMP AS है, मैं IMP AS पे आऊंगा तो वो तो बता दूंगा। 9 का ख्याल आया तो मैंने 7 भी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब फटाफट से हम इसे पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये कंसेप्ट दे रखे हैं, कभी कुछ पूछ लें तो ये पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से पॉइंट से अगर उनमें प्रैक्टिकल बनाना होगा तो ये पॉइंट से बना लेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में आय को अर्जित या प्राप्त नहीं माना जाता, मतलब अगर ये पोजीशन हुई तो हम अपने रेवेन्यू को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राइट नहीं आया। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब माल का उत्पादन हुआ हो, मतलब क्या हुआ, केवल प्रोडक्शन हुआ हो तो ही नहीं करेंगे। पर प्रोडक्शन के केस में बस एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये वाला एक्सेप्शन है। मैं 1 मिनट सबको रब कर देता हूं तो आपको दिख जाएगा, ये वाला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ व्यवसाय ये देंगे नहीं, पर फिर भी आपको पता हो तो ये देखिए, ये क्या है, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, बाजार सीमित होता है, त्वरित होता है, तो इसमें उत्पादन पर ही वसूली मान लिया जाता है। कौन से उत्पादन, जो बाजार किनके हो, सीमित हो और त्वरित हो तो ही, नहीं तो क्या होगा, उत्पादन के आधार पर हम सेल बुक नहीं करेंगे। दूसरा क्या होगा, माल की बिक्री का आदेश प्राप्त हो, मतलब हमें क्या मिला है, केवल ऑर्डर मिला है, तो उस आधार पर हम ये नहीं मान लेंगे कि हमारी सेल हो गई है। विक्रय विक्रय अनुबंध हुआ, मतलब अभी हमने क्या करा है, केवल कॉन्ट्रैक्ट करा है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये दो पार्टियां आ गई, यहाँ पर ये दोनों पार्टियां आ गई और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसा कर लिया कि भैया ये एक आप हैं, ये मैं हूँ, मेरे को हर महीने क्या चाहिए, हर महीने आप मेरे को है ना 100 क्वांटिटी सेल करेंगे, 100 क्वांटिटी सेल करेंगे, और आपको एक क्वांटिटी का मैं 500 रुपये दूंगा। तो अब हर महीने सेल करना है, तो क्या आज ही सारी सेल बुक होगी, नहीं, हर महीने में जब जब इन्हें 50,000 की ये क्वांटिटी सेल करेंगे तो जैसे ही 50,000 की क्वांटिटी इस व्यक्ति को डिलीवर हो जाएगी, हम क्या करेंगे, तब तब रेवेन्यू बुक करेंगे। बात समझ में आई है ना। थोड़ा स्पीड में हो जाए तो थोड़ा स्पीड में चलने का मैंने सोचा है कि इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस बहुत सारा बाकी है तो हमें वो भी कवर करना है ना। जहां पर मुझे लगता है मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, माल पसंदी पर भेजा, मतलब हमने क्या बोला, सेल ऑन अप्रूवल। पसंदी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल क्या भेजा है, इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या बोलेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या बोला जाता है, पसंदगी पर भेजने का मतलब होता है सेल ऑन अप्रूवल। मतलब हमने क्या बोला, हमने एक व्यक्ति को माल भेज दिया, हमने बोला माल आप ले लो, आपको समझ में आए तो रखना। दुकानदार कई बार बोलते ना, मैडम देख तो लो, पैसे थोड़ी ना लग रहे, पसंद आए तो लेना। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर वो दुकान पे नहीं देख रहे, यहाँ पर कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने, ये कस्टमर था, उनको क्या करा, अपनी गुड्स भेज दी कि गुड्स ले लो, आपको समझ में आए, गुड्स अच्छी है तो रखना, तो मुझे बता देना कि हाँ भैया गुड्स समझ में आ गई, यस, तो आप यस बोल देंगे तो माल आप रख लेना और मुझे पैसे दे देना। तो जब ये यहाँ पर जाएगा फिर ये व्यक्ति देखेंगे, और अगर इन्होंने यस कहा तो हम सेल बुक करेंगे, और अगर इससे नो कर दिया तो फिर क्या होगा, हमें जो गुड्स हमने भेजी थी ये गुड्स क्या आ जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी, और हम सेल जो है वो बुक नहीं करेंगे। समझ में आया। चलिए, माल पसंदगी पर भेजा गया है, माल का नमूना दिखाया गया, मतलब हमने क्या करा, एक सैंपल भेजा है, एक सैंपल भेजा है कि ये सैंपल देखो, ऐसे सैंपल मिलेंगे आपको, हमसे आप माल खरीदोगे। तो सैंपल भेजा तो वो कोई सेल थोड़ी ना, वो तो सैंपल एक दिया है हमने। और क्रय आदेश की प्राप्ति, क्रय आदेश की प्राप्ति हुई है, तो आदेश की प्राप्ति कोई सी भी हो, अगर केवल ऑर्डर मिला है तो उसके आधार पर हम सेल बुक नहीं करेंगे। कब हम आय बुक कर लेंगे, क्वेश्चन अब ये आ रहा है। तो देखिए, हम आय कब बुक कर लेंगे, जब माल और सेवा का क्या हो गया हो, हस्तांतरण हो गया हो, मतलब हमने क्या करा हो, ट्रांसफर कर दिया हो, मतलब जो डिलीवरी कर दी हो। अगर हमने डिलीवरी कर दी तो हम उसको बुक कर लेंगे। प्रतिफल का हस्तांतरण हो गया हो, हमने माल दिया, हमने माल उस व्यक्ति को दे दिया था, जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था उसमें हमने माल दे दिया था, और उनने हमें क्या करा, कैश का पेमेंट भी कर दिया, तो हम उसे आय मान लेंगे। वस्तु के स्वामित्व ग्राहक को सौंप दिया गया, मतलब हमने क्या करा, गुड्स का जो ऑनरशिप थी वो किसको मिल गई, वो मिल गई
कस्टमर को, मतलब हमने क्या करा, जैसे कार बेची तो कार का जो रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर रजिस्टर हो गया, इस व्यक्ति के नाम पर, जिसको हमको बेचना था उस व्यक्ति के नाम पर क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसका स्वामी, तो अब इस कार का स्वामी तो किसके पास चला गया, इस व्यक्ति के पास, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारी सेल बुक कर लेंगे। किसी निश्चित तिथि को विक्रय कर दिया गया है, मतलब हमने क्या बोला कि आपको 17 तारीख को हम जो ये जैसे रजिस्ट्री हमने क्या बोला, रजिस्ट्री 17 तारीख को करा ली, कि ये 17 तारीख को हम रजिस्ट्रार में गए और हमने रजिस्ट्री करा ली कि आज से ये घर फलाने फलाने व्यक्ति का है। तो जो 17 तारीख को हमने क्या करा, 17 तारीख को हमने इसको बेचने की तिथि घोषित कर दी। तो बस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल हमारी जो है वो बुक हो जाएगी। बात समझ में आई। अब एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके अनुसार कोई भी आय उसी तिथि को उपार्जित मान ली जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। मतलब उस पर क्या हो जाए, हमको मिल जाए या हमारा उस पर राइट हो जाए, उस पर क्या हो, हमारा वैधानिक अधिकार हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। एकदम इजी कंसेप्ट है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब वही है जिसपे दोहरा लेखा प्रणाली हमारी पूरा अकाउंट सिस्टम बेस है, जिस पर हमारा पूरा अकाउंट्स खड़ा हुआ है। वो क्या है कि अगर किसी खाते का क्या है, जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उतनी अमाउंट से वो क्या होगा, वो उतनी ही अमाउंट से डेबिट होगा। मतलब अगर 500 रुपए से कोई चीज क्रेडिट हुई है तो 500 रुपए से ही वो डेबिट भी होगा। क्या होगा, 500 रुपए से वो डेबिट भी होगा और 500 रुपए से ही वो क्रेडिट होगा। तो डुअल आंसर कंसेप्ट भी यही बोलता है कि जब दोनों पक्षों के क्या हो, दोनों पक्ष प्रभावित करता है। इसका मतलब समझ में आया, डुअल कंसेप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के कितने पहलू होंगे, दो पहलू होंगे, मतलब दो इंपैक्ट होंगे। पहला इंपैक्ट क्या होगा, क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट होगा डेबिट। ठीक है, डुअल आंसर कंसेप्ट है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बचपन मतलब जब से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब से हम एक बार तो बिल्कुल जिससे समझ चुके हैं वो यही कंसेप्ट है कि डुअल एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, अथवा प्रत्येक व्यवहार कम से कम दो पक्षों को प्रभावित करता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, तो बस वो क्या पूछेंगे, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत दोनों दो पक्ष प्रभावित होते हैं या दो पक्ष होते हैं, या दो पक्ष प्रभावित होते हैं या दो पक्ष होते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अतः व्यापार में समस्त लेन देन का लेखा द्विपक्षीय रूप से किया जाता है। मतलब दो रूप से किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक का इम्पैक्ट डेबिट होगा, एक का इम्पैक्ट क्रेडिट होगा। उदाहरण के लिए, जब मोहन व्यापार का स्वामी था, क्या था वो, व्यापार का स्वामी था। मतलब मोहन क्या है यहाँ पर, वो क्या है, व्यापार का स्वामी है, मतलब उसको वो क्या है, ऑनर है उसका। अब उसने क्या करा, अपने व्यापार को कितने रुपए लगाए हैं, 20,000 रुपए की कैश लाया और 23,000 का जो परिसर है वो बिल्डिंग लाया। मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो मोहन भाई साहब हैं, इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने डिसीजन, एक मिनट, इन्होंने क्या डिसीजन लिया, एक मिनट रुक जाइए, मेरा पेन का सेल खत्म हो चुका है। देखिए, तो मोहन भाई साहब ने क्या डिसीजन लिया, मोहन भाई साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो जो हमारा व्यापार है उसमें वो क्या लेकर के आए हैं, उसमें वो लेकर के आए हैं अपना व्यापार में कैश लेकर के आ गए हैं और अपनी एक बिल्डिंग रख ली। मतलब उन्होंने सोचा होगा दुकान खोलने का, तो वो बिल्डिंग में एक दुकान खोल ली और उसमें माल भरने के लिए वो 20,000 रुपए कैश लेकर के व्यापार में आ गए हैं। ठीक है, तो इस व्यापार का अब इम्पैक्ट क्या होगा, इस व्यापार का इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा, ये मोहन जी आए और ये व्यापार की बैलेंस शीट बनी, और व्यापार की बैलेंस शीट और मोहन जी कैसे लोग हैं, मोहन और व्यापार कैसा है, ये व्यापार है उनका और ये मोहन जी हैं, तो ये दोनों कैसे लोग हैं, पृथक पृथक लोग हैं। और इसे क्या किस किस कंसेप्ट के अंतर्गत बोला जाता है कि मोहन जी अलग हैं और मोहन जी का व्यापार जो बैलेंस शीट बन रही है, जो जो व्यापार है, जो बिल्डिंग है जिसमें ये सारा काम चल रहा है, ये कैसे लोग हैं, ये दोनों कौन है, दो अलग अलग लोग हैं। और ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, ये इंटाइटिटी कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, तो अब मोहन जी क्या लाए हैं, मोहन जी लाए हैं कैश, कितने की, 20,000 की, 20,000 की मोहन जी केस लाए हैं। और क्या लेकर के आए हैं, बिल्डिंग, मतलब जो भवन था वो लेकर के आए। वो कितने का लेकर के आए हैं, 23,000 का, यही लेकर के आए हैं, बिल्कुल यही लेकर के आए। तो टोटल वो कितने लेकर के आए हैं, तो वो लेकर के आए हैं 43,000 रुपए। तो देखिए डेबिट में कितना हो गया, डेबिट में असेट में क्या आ गया, असेट में आ गई ये कैश और बिल्डिंग आ गई। अब क्या हुआ, ये लाया कौन है, लाए हैं मोहन। तो मोहन की जो व्यापारी अपने व्यापार में जो पूंजी लेकर के आता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। जो पैसा या सब भी जो भी चीजें लेकर के आता है उसे क्या कहा जाता है, पूंजी। तो कैपिटल के नाम से उनका क्या आ जाएगा, 43,000। क्या दोनों का बराबर आ रहा है, दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, बिल्कुल टोटल बराबर आ रहा है। तो यही बात को क्या बोलते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। समझ में आ गई बात। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं, आरंभ करते हैं। इस व्यवहार का लेखा दो स्थानों पर किया जाएगा, प्रथम संपत्ति में और दूसरा दायित्व में या पूंजी लेखे में। समझ में आ गया।
इस अवधारणा के आधार पर लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जामिनर अगर पूछेगा तो वो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किस अवधारणा के अंतर्गत हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंतर्गत हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। इस अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, मतलब कैसे प्रणाली पर आधारित है यह कंसेप्ट अवधारणा, तो दोहरा लेखा प्रणाली पर, मतलब वही कि डेबिट और क्रेडिट दो इंपैक्ट होंगे। दोहरा लेखा प्रणाली में इसी अवधारणा के आधार पर क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार क्या बोलते हैं, प्रत्येक लेन देन का कैसा लेखा होगा, एक तो डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट, और दोनों पक्षों में क्या है, किया जाता है, जैसा कि हमने इसमें नीचे एग्जाम्पल में भी समझ लिया। इसे लेखांकन समीकरण के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें, मतलब क्या करें, अगर हम इसका क्या बनाएं, लेखांकन समीकरण बनाएं, तो वो क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो वो देखिए क्या बनेगी, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अगर संपत्ति और दायित्व और क्या जोड़ दें, पूंजी जोड़ दें, तो वो किसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है संपत्ति के बराबर। लेखांकन समीकरण एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने आगे दे रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। यूनिट 2 का टॉपिक है, पर मैं यूनिट 1 के साथ उसे जोड़ दिया गया है, क्योंकि सब कंसेप्ट चल रहे थे, तो मुझे लगा ये भी लेखांकन समीकरण भी एक एक कंसेप्ट ही है जो अलग से पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस एक कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन 90% होते हैं कि इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये कंसेप्ट अपने आप में एक चैप्टर है, तो इस पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर चांसेस होते हैं कि 100% वो इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं। इस समीकरण के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य सदैव स्वामित्व की पूंजी और देयताओं के बराबर होता है, मतलब यही बात को उन्होंने लाइन में लिख दिया। ठीक है, यही बात को उन्होंने क्या लिख दिया, लाइन में लिख दिया। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यही पूछ लेगा, किस अवधारणा के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य सदैव स्वामित्व की पूंजी और देयताओं के बराबर होता है। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए वो क्या पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर देखिए आप क्वेश्चन का तरीका। देखिए क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो बस यही दे देंगे, किस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य सदैव स्वामित्व की पूंजी की देयताओं के बराबर होता है। ठीक है, तो वो कौन सी कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। चलिए, लेखांकन समीकरण पर आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, आधारित होता है, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो आधारित होती है, इसलिए दोनों पक्षों का बराबर क्या होता है, दोनों का जो बैलेंस आता है, दोनों का जो टोटल आता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। और जो तलपट है और स्थिति विवरण है उनका क्या है, मिलान की अवधारणा पर आधारित होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि तलपट और स्थिति विवरण के दोनों पक्षों का मिलान भी इसी अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने आपको ये दे दिया है कि देखिए तलपट के दोनों पक्षों का योग, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, संपत्तियों के राशियों के बराबर दायित्व होते हैं, मतलब असेट जो है वो किसके बराबर होती है, दायित्व के बराबर होती है। और अगर हम इसे और खोलेंगे, मतलब और अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि संपत्ति और दायित्व में, क्योंकि हमने देखा है इंटाइटिटी कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि जो पूंजी है वो भी व्यापार के लिए क्या है, पूंजी को भी व्यापार के लिए क्या माना जाता है, पूंजी को भी व्यापार के लिए दायित्व माना जाता है। ठीक है, दायित्व माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी अगर हम ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो ये आएगा कि असेट बराबर लाइबिलिटी, पर अगर हमें उसे थोड़े अंदर सेंस में देखना है, मतलब माइक्रो सेंस में देखना है ना, ब्रॉड सेंस के बजाय नॉर्मल सेंस में देखना है एक, तो उसमें क्या आएगा कि देखिए दायित्व में एक तो क्या होता है, पूंजी भाग होता है और एक अदर लाइबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए, और इसी प्रकार से कोष प्रवाह विवरण, मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अगेन आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगेन आईएमपी टॉपिक है, क्वेश्चन इससे पूछता है एग्जामिनर, कम से कम एक क्वेश्चन इससे आता है, तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको भी अपन। कोष प्रवाह विवरण के स्रोत का प्रयोग, किसके प्रयोगों का जो होता है योग कैसा होता है, बराबर होता है, मतलब जो हमारा स्रोत होता है, मतलब जो सोर्सेस होते हैं और जो उनका यूटिलाइजेशन होता है वो भी कैसा होता है, बराबर होता है, मतलब इक्वल होगा। समझ में आ गई। मैंने आपको इसको एक और जो मुझे लगा कि हाईलाइट कर देना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पर इसे हाईलाइट करके भी दे दिया। 10 नंबर पर जो आ रही है मुद्रा मापन की अवधारणा, अगेन आईएमपी है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने वाला है, ये ऐसी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है इससे, बस आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए, क्लिक कर जानी चाहिए, क्योंकि इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो उसे एक बात जरूर लिख के आनी है। अगर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक बात जरूर लिख करके आएगी, और उस वर्ड का नाम है मनी। ठीक है, मनी, मुद्रा, इस वर्ड को एग्जामिनर को आपको क्लू देना पड़ेगा। देखिए कोई भी कंसेप्ट अगर उनको पूछना है तो क्लू तो देना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा कि पूछ क्या रहे हैं एग्जामिनर। तो इसमें क्लू क्या आएगा, इसमें जो क्लू आएगा वो आएगा ये वर्ड मनी, मनी वर्ड आएगा। ठीक है, मनी वर्ड जरूर आएगा, बिना मनी वर्ड के मुद्रा मापन अवधारणा बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे ना कि मनी में होना चाहिए, मनी में नहीं होना चाहिए, किस अवधारणा के अंतर्गत है, तो उनको एक वर्ड जरूर देना पड़ेगा, और उसका क्या नाम है, मुद्रा।
ठीक है, चलिए, और ये दो पहली जो लाइन है वो सबसे अहम भी है कि इस अवधारणा के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में केवल वही लेन देनों का लेखा किया जाता है जो निश्चित रूप से किसमें हो, मुद्रा में प्रकट किए जा सकते हो। ठीक है, मतलब मनी मेजरमेंट अवधारणा जो कहती है वो जो मैंने बताया आपको मुद्रा के एक जो पॉइंट देगा एग्जामिनर, वो क्या देगा, मुद्रा देगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल बात बोलती है। सिंपल बात क्या बोलती है कि भैया जो भी चीजें मनी में है, किसमें है, मनी में है, मतलब अगर मुद्रा में है तो आप अकाउंट्स में लो, तो आप उसको क्या लो, अकाउंट्स में उसको मान्यता दो, मतलब अकाउंट्स में उसको रिकॉग्नाइज करो, अकाउंट्स में उसको बताओ। और अगर वो मुद्रा में नहीं बताए जा सकते तो आप उसे मत लो, आप उसे मत लो। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आपने सेल करी, तो देखिए हम सेल में क्या करते हैं, सेल करने से हमें कितने मिले, 500 रुपए मिले, तो ये 500 रुपए क्यों बताओ। ठीक है, ठीक है, पर क्या हुआ, मान लीजिए ये सेल हमने किस दिन करी, ये सेल करी हमने संडे के दिन। संडे के दिन क्या थी, हमारी दुकान रहती है बंद, पर एक कस्टमर है हमारे, एक कस्टमर है, वो कस्टमर बोलते सर मुझे अर्जेंट जरूरत है, आपके यहाँ पे आपकी किराने की शॉप है, मेरे यहाँ आज प्रोग्राम है और मेरे यहाँ ये सामग्रियां खत्म हो गई है, आप मुझे दे दीजिए। तो हमारे जो ऑनर साहब थे वो थे बहुत अच्छे, उन्होंने बोला देखिए आज तो दुकान बंद है, तो उन्होंने कहा सर बहुत अर्जेंट है, मेरे यहाँ प्रोग्राम है और जरूरत है। तो इन्होंने इनको सेल करी, कितने की सेल करी, मान लीजिए 500 रुपए कम होते तो हम इसे बढ़ा करके कितनी कर देते हैं कि इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो ये सेल करी इन्होंने कितने की, 50,000 की। क्या केवल इस 50,000 ही मिले इनको, या आज संडे के दिन जब इनकी दुकान क्या थी, क्लोज थी, जब दुकान बंद थी, उस दिन इन्होंने इनको ये 50,000 का माल बेचा, केवल माल बेचा? नहीं, आज से क्या हो गया, ये व्यक्ति किस पे ट्रस्ट हो गया, इस व्यक्ति पर ट्रस्ट हो गया। आने वाले समय में ये व्यक्ति अपना माल तो खरीदेगा ही खरीदेगा, 10 लोगों को और को बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा दुकानदार है भैया, कभी भी बोल दो कर देते हैं, दुकान बंद भी रहती है तो भी मदद करने आ जाते हैं, दुकानदार बहुत अच्छा है। तो अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखेगा, केवल 50,000 की सेल। ये जो रिश्ता बना है, ये जो हमारी ख्याति बढ़ी है, जो जो हमारा रिश्ता बना है, जिसके बेसिस पर हमें भविष्य में और प्रॉफिट होगा, क्या इसको अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स क्या बोलता है, जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे और जो पैसा जाएगा उसको बोलेंगे। सिंपल एक वर्ड जो मनी मेजरमेंट अवधारणा कहती है वो क्या कहती है, पैसा आया तो लो, बुक्स में बताओ, पैसा गया तो लो, बाकी बात खत्म। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, अभी क्या हुआ, ये इसने एमबीए किया और अब ये तैयार हो गए हैं, एमबीए करके अभी पास आउट हुए हैं, और इन्होंने देखा कि इंडिया में भैया स्टार्टअप का दौर चल रहा है, हर कोई स्टार्टअप लेकर के आ रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अब इनके पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे कि ये कहाँ चले जाए, जॉब में, और इनको मिलेगी सैलरी, और इनको सैलरी अच्छी मिलती, कितनी मिलती, 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती। ठीक है, और इनका एक था क्या कि बिजनेस चालू कर लें। अगर बिजनेस चालू करेंगे तो उधर कोई भरोसा है क्या, या तो पैसे जीरो भी आ सकते हैं, या क्या आ सकते हैं, या तो 2 करोड़ भी आ सकते हैं, या उससे भी ज्यादा। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, और इनने देखा कि 90% जो बिजनेस है ना, 90% जो बिजनेस है वो क्या होते हैं, वो लॉस में जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो लॉस में जाते हैं, या क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक सेफर साइड क्या है इनके पास कि भैया सैलरी में जाए, पर इनने क्या करा, इन्होंने बोला नहीं, जहां माउंटेन ड्यू पिया इन्होंने, और बोला कि डर के आगे जीत है, और इन्होंने क्या ली, रिस्क ली, है ना। इन्होंने माउंटेन ड्यू पिया, ऋतिक रोशन का एड देखा, और इन्होंने माउंटेन ड्यू पिया और क्या करा, डर के आगे जीत है, इन्होंने बोला हम तो बिजनेस ही करेंगे। ठीक है, तो आज बिजनेस करेंगे, तो इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने उठाया एक जोखिम। तो क्या हमारा जब व्यापार बनेगा तो उसमें जब व्यापार की बैलेंस शीट बनी जाएगी तो उसमें यहां पर लिखा जाएगा क्या, जोखिम, जोखिम, और हम बोलेंगे जोखिम 2 करोड़ का, ये बताया जाएगा क्या, नहीं। हम क्या बताएंगे, केवल सेल बताएंगे। मतलब जो जो इस व्यक्ति ने अपने ऊपर क्या उठाया, जोखिम उठाया, जो इसने रिस्क लिया, उसको बताया जाता है कि अकाउंट्स में, नहीं। क्या बताया जाएगा, मनी को बताया जाएगा। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत आएगी इसमें अब नहीं। चलिए, तो अब हम फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अन्य शब्दों में, कोई लेन देन या व्यापार जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, मतलब जैसे मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसा करके वहां ऊपर ही लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या, जोखिम, व्यापार में जोखिम, या व्यापार में लिया गया जोखिम, किसने लिया, जैसे इस व्यक्ति ने लिया, तो उसको हम बता रहे हैं क्या, नहीं बता रहे। ठीक है, का लेखा व्यवसायिक पुस्तकों में नहीं होगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यापार की लाभ अर्जन शक्ति को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, किंतु उनका मौद्रिक मूल्य नहीं होने के कारण उन घटनाओं को क्या लगता है, लेखा विधि में कोई स्थान नहीं दिया जाता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका लाभ अर्जन शक्ति पर प्रभाव होता है, मतलब क्या होगा, उससे हमारा या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा। जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में देखिए क्या हुआ, इन व्यक्ति ने संडे के दिन इनको दुकान में माल बेच दिया,
तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ इनके रिश्ते अच्छे हो गए और बाकी लोगों को भी इन्होंने बोला कि इस दुकानदार का यार व्यवहार बहुत अच्छा है, इसी से आप तो माल लेना, और माल भी बहुत अच्छा देखे गए हैं, और एक व्यक्ति संडे के दिन दुकान खोल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है, तो आप लीजिए। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, व्यापार का सेल बढ़ रही है, व्यापार की सेल बढ़ेगी भविष्य में या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट देखा जाए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है ना इस बात से। पर क्या उसको रिकॉग्नाइज आज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मुद्रा मापन की अवधारणा ऐसा करने को मना करती है कि जब भैया पैसा आएगा तो करो, पैसा जाएगा तो उस ट्रांजेक्शन को लो, अदरवाइज नहीं लो। तो आप एक वर्ड में यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पैसा आएगा तो और पैसा जाएगा तो तभी हम मान्यता देंगे, नहीं तो हम इसमें मान्यता नहीं देंगे। चलिए, जैसे व्यवसाय में साहसी के साहस को, जैसा मैंने आपको बताया, कारण ही व्यापार का संचालन, नियंत्रण और महत्वपूर्ण जो है निर्णय वो लेते हैं। जैसे उसने निर्णय क्या लिया कि सैलरी की जॉब को छोड़ करके व्यापार चालू करते हैं, परंतु साहस का कोई मुद्रा में मूल्यांकन हो सकता है कि 2 करोड़ का साहस लिया आपने, जो रिस्क लिया वो 2 करोड़ की वैल्यू का, आज तक ऐसा सुना नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिख दिया है यहाँ पर ये बात, कि जब आप बाद में इस मुद्रा मापन को पढ़ेंगे ना, और ये एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ना, तो ये जो सारी बातें हमने अभी की है ना, ये अपने आप रिकॉल हो जाएंगी आपको। ठीक है। व्यवसाय में अनेक प्रकार की परिसंपत्तियां विद्यमान होती है, मतलब कई सारी असेट्स शामिल होती हैं, जैसे भूमि, भवन, स्कंध और प्रतिभूतियों, कच्चा माल, तैयार माल मतलब WIP, रोकड़, कैश और प्रावितरण, जो बिल्स हैं वो, देनदार आदि। किंतु सभी परिसंपत्तियों को उनके मौलिक रूप में ना जोड़ना संभव नहीं। मौलिक रूप में जोड़ने का मतलब यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भवन, अब भवन तो भैया बिल्डिंग में होता है, फीटों में होता है, स्क्वायर फीट में होता है, तो क्या उसको वैसे लिखेंगे कि 5,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग नहीं, स्टॉक 2 क्विंटल का स्टॉक, तो ये कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करा, मुद्रा मापन अवधारणा बोलती है कि सबको एक वैल्यू पे लाओ और सबको क्या करो, इनकी सबकी वैल्यू निकालो और वैल्यू को क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट में लो। तो इसको हम कंपेयर भी कर पाएंगे और एक साथ ले भी पाएंगे, क्योंकि इनका मापन आधार भिन्न भिन्न है। जैसे भूमि को क्या कर सकते हैं, हेक्टेयर में नापेंगे, वर्ग फीट में नापेंगे, माल को टन में नाप लेंगे, और विपत्र को कागजों में और नोटों की दशा में रोकड़ को, इन सबको एक साथ जोड़ना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं एक साथ लेना। अतः इस समस्या का निवारण हेतु क्या लिखा गया, मौद्रिक स्वरूप को सामान्य आर्थिक मूल्यों को क्या करा, इकाई के रूप में मापा गया। मतलब हम क्या करेंगे, सबकी एक वैल्यू निकालेंगे जो वैल्यू है, और उसको ले लेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनका मापन किसमें हो, मुद्रा में किया जा सकता है, जैसे आय की प्राप्ति, व्ययों का भुगतान और वस्तुओं का क्रय विक्रय। ये एक और लाइन है जिसको आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए और जिसको IMP रख लेना चाहिए। एग्जाम वाले दिन आपको इन्हीं को पढ़ के जाना चाहिए, इसको और ये वाली लाइन को। ठीक है, पढ़ना अभी सब है, बट एग्जाम वाले दिन आपको ये लाइन को बस पढ़ना है। ठीक है, ये वाली लाइन को पढ़ लीजिएगा, जो मैं हाईलाइट करा देता हूँ, ये हाईलाइट कर लो, वही लाइन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, काम बन जाएगा। ठीक है, और समय रहेगा तो बिल्कुल सब पढ़ लेंगे। ठीक है, लेखांकन में गुणात्मक और मौद्रिक व्यवहारों होते हैं, लेकिन किसको व्यवहारों को हम लेते हैं, केवल मौद्रिक व्यवहारों और वित्त व्यवहारों को ही दर्ज किया जाता है। इसमें प्रबंध की विश्वसनीयता, मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो कितना लॉयल है कंपनी के प्रति, कर्मचारियों की कार्यकुशलता, हमारे यहाँ जो कर्मचारी है बहुत कार्यकुशल है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और जो हमारे व्यवसाय की नीतियां है ना वो भी बहुत अच्छी काम कर रही है। क्या ये सबको हम बुक्स में लेते हैं कि हमारे 5,000 एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ईमानदार, ऐसा कहीं देखा है? नहीं। तो इन सबको मान्यता जो है बुक्स में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये केवल क्या एक देखा जाए तो ये केवल एक मनी सेंट्रिक है, पैसे की बात करने वाला है, इसे और किसी बातों से जो है वो मतलब नहीं है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं सौदों और व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके, अतः व्यवसाय के जो लेन देन, क्रिया, व्यवहार और घटनाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, लेखांकन की क्या समझी जाएंगी, विषय वस्तु समझी जाएंगी। और जहां मुद्रा का आशय क्या होना चाहिए, जो प्रचलित मुद्रा है। अब प्रचलित मुद्रा मतलब कैसी, जैसे भारत में रुपया चलता है, जापान में येन चलता है, US में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो मुद्रा का मतलब क्या हो गया, जिस जिस देश में जिस जगह पर आप हैं वहां पर कौन सी मुद्रा चल रही है, उससे कहने का मतलब है। जैसे अगर आप US में इसी की बात करेंगे तो मुद्रा मापन का अवधारणा क्या है कि US वैल्यू में जो चीजें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसे हम ले लेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। जिसमें मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कंपनी ने 500 रुपए का माल क्या करा, खरीदा। प्रबंधक और लेखापाल का स्वास्थ्य खराब है, मतलब हमारे क्या है, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो क्या हम उसे भी बुक्स में अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, सत्यापन की अवधारणा, सत्यापन की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन किसे कहा जाता है, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन अल्टीमेटली जो इस पर आया है बाद में, वो क्या आया है, आगे चलकर जो आया है वो आया है इस पर बेस्ड, वो आया है ऑडिट।
कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ले रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपकी बुक्स है, इस बुक्स में लिखा है, इस बुक्स में क्या लिखा है 500 करोड़ रुपए, क्या लिखा है 500 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50 करोड़ रुपए, इस साल का फर्स्ट ईयर का, दूसरे साल का 600 करोड़ रुपए का सेल, और प्रॉफिट कितना है 70 करोड़ का, तीसरे साल का 700 करोड़ का प्रॉफिट है, और सेल है, और प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट मान लीजिए 100 करोड़ का। तो देखा जाए तो तीसरे साल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो देखा जाए तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा कि कंपनी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी एकदम बढ़िया है। तो ये जो 500 करोड़ आपने लिखे हैं, ये जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, ये कैसे मान लिया जाए कि ये प्रॉफिट है? ऐसे तो कोई भी लिख देगा, ऐसे तो कल हम ही ले जाएंगे एक बैलेंस शीट बना लेंगे अपनी कंपनी के नाम की, अपना नाम ले लेंगे कि मोहन एंड कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये 500 करोड़ कहाँ से लिखे गए हैं? तो ये बोलते हैं कि भैया इसको लिखो तो सही कि 500 करोड़ आए हैं, तो ये सेल हुई है, तो बोले बिल्कुल हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके इनवॉइस बने हैं, आप इनवॉइस देख लीजिए, और क्या हुआ है हमारे सेल्स रजिस्टर में क्या हुआ, स्टॉक देख लीजिए, स्टॉक देख लीजिए, उसमें स्टॉक कम हुआ है, सेल क्योंकि हुई है। और हमारा गेट देख लीजिए, गेट पास देख लीजिए, गेट पास क्यों देख लीजिए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री से इतनी गुड्स क्या हुई है, बाहर हुई है। और क्या देख लीजिए, पेमेंट मिला है 500 करोड़ रुपए, कोई उधारी में थोड़ी ना गए हैं, इसमें से 475 करोड़ तो हमको उसका बैंक में पेमेंट भी मिल गया है। तो ये सारी बातें क्या बोलती हैं, ये वेरीफाई करना कि गेट पास है कि नहीं, सेल हुई है कि नहीं, उसकी इनवॉइस है कि नहीं, पेमेंट है कि नहीं, किन किन पार्टियों को हुआ है, जो हमारे डेटर्स थे उन डेटर से क्या लेना, वेरिफिकेशन लेना। जो मैंने आपको 2-3 क्लास पहले समझाया था कि बैलेंस कन्फर्मेशन कि जो जिन व्यक्ति को उधार माल बेचा था तो उनसे बैलेंस कन्फर्मेशन ले लेना कि भैया आप ही को उधार माल बेचा है 5 लाख का, आप जरा अपना एक लिख करके दीजिए स्टेटमेंट में कि हाँ मैं 5 लाख रुपए देने के लिए बोलता हूँ कि हाँ मुझे 5 लाख रुपए देने। तो ये सारी चीजें करना कि ये 500 करोड़ की सेल के पीछे ये सारी एक्टिविटी करना। और ऐसे ही जब परचेस कर रहे हैं, अब हमने 500 करोड़ का सेल करा है तो 400 करोड़ का परचेस करा है, तो ये 400 करोड़ के परचेस के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा परचेस ऑर्डर देख लो, हमारा क्या देख लो, परचेस ऑर्डर देख लो। और क्या देख लो, गेट पास रजिस्टर देख लो कि उसमें दिखेगा आपको कि हमारे गुड्स में कितनी गुड्स आई है। और क्या देख लो, आप हमारी तोल कांटा रसीद देख लो, जो रसीद तोल कांटा पर्ची होती है उस पर्ची को देख लो, उस पर्ची पर दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी आई है। और क्या देख लो, हमारा प्रोडक्शन लाइन देख लो, उस प्रोडक्शन लाइन में आपको मशीनों में दिखेगा कि हमने माल बनाया है कि नहीं बनाया है। WIP का हमारा माल देख लो, फिनिश गुड्स का हमारा माल देख लो, जो माल वहां से गया है। तो ये सारे आप गेट पास देख लो, इनके रजिस्टर देख लो। तो ये काम क्यों किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पर कई लोगों की निगाहें हैं, कई लोग इस पर अपने डिसीजन लेते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसको इस पर टैक्स मिलता है, और जो सरकार होती है उसको टैक्स मिलता है। साथ ही साथ जो बैंक होते हैं कई बार उनको आगे लोन देना होता है। तो ये सारी चीजें किस पर निर्धारित होती है, इन्हीं फिगर पर निर्धारित होती है। तो इसकी कोई सत्यता है भी कि नहीं, तो इसी को करने के लिए क्या कहा गया है, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। और कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन से क्या आया है, ऑडिट आया है, जो आज के समय में कौन करते हैं, सीए। सीए को क्या है, अथॉरिटी है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने की, कि अगर सीए ने बोल दिया कि 50 करोड़ का प्रॉफिट है तो फिर है। क्यों ऐसा है माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति योग्य है। इस व्यक्ति ने क्या करा है, इस व्यक्ति ने एग्जाम पास करी है, आईसीआई, जिसे हमने नाम पढ़ा होगा, आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो क्या जारी करता है, जो जारी करता है एएस, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई करा है, और सरकार ने फिर बोल दिया है कि भैया कोई सीए अगर इस बात को हाँ कर देगा तो हम मान लेंगे। तो ये सारी बातें किस में आती है, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन में आती है। बात समझ में आई? अब फटाफट से हम पढ़ लेते हैं इसे। देखिए, इस अवधारणा का अभिप्राय यह है कि लेखा व्यवहार संबंधी प्रमाणकों, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, द्वारा प्रमाणित और सत्यापित होना चाहिए। मतलब वही कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, उससे सत्यापित करेंगे। जो हमने देखा कि परचेस रजिस्टर देखेंगे, सेल रजिस्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, गेट पास बुक देखेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन रजिस्टर देखेंगे, प्रोडक्शन की सीट देखेंगे, और क्या देखेंगे, पेमेंट देखेंगे, बैलेंस कंफर्मेशन करेंगे, क्रेडिट से बैलेंस कंफर्मेशन करेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा कितना आया है वो देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये सारे काम करेंगे हम,
ठीक है। तो परिसंपत्तियों का सत्यापन मतलब कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक का मूल्यांकन, व्यवसायिक लेन देनों की अभिपुष्टि करना और प्रमाण वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। इस अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान में लगभग सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और इकाइयों को एक योग्य अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य कराना क्या है, अनिवार्य है। मतलब जो भी व्यवसायिक इकाइयां होती है उनको क्या कराना, ऑडिट कराना क्या है, कंपलसरी। और ऑडिट किसके द्वारा, योग्य अंकेक्षण द्वारा। योग्य अंकेक्षण कौन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसके द्वारा ऑडिट किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, सीए के द्वारा। बात समझ में आई। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि किस अवधारणा के अंतर्गत प्रलेखों संबंधित प्रलेखों के प्रमाणित और सत्यापित होना चाहिए। किस अवधारणा के अंतर्गत जो संबंधित व्यवहार है वो प्रमाणित और सत्यापित किए जाते हैं। किस अवधारणा के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है, तो कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ये सारी डिटेल समझाने का केवल एक कंसेप्ट रहता है कि आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाए। तो ठीक है। तो इविडेंस कंसेप्ट, अब इविडेंस कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन का मतलब तो क्या, सब जांचो। और इविडेंस का मतलब क्या होता है कि ये 500 करोड़ का आधार क्या है, ये 500 करोड़ आए कहां से, तो ये 500 करोड़ को जब हम ये देख रहे हैं तो ये क्या है, ये सारे एविडेंस हैं। और जब इसको वेरीफाई किया जाएगा तो वो वेरीफाई करने को क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। और किसके आधार पर ये आए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आए हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाएगा, एविडेंस। यही तो साक्ष्य है जिसके आधार पर, मतलब यही तो वो अकाउंट्स है जिसके आधार पर हमारी बुक्स बन रही हैं। तो ये जब इनको बात करी जाएगी तो उनको क्या बोला जाएगा, एविडेंस। और जब इसको क्या करेंगे, जब इसको वेरीफाई करेंगे या इनका क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, जब इसका ऑडिट करेंगे तो उसे कहा जाएगा कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। बात समझ में आ गई। चलिए, इस अवधारणा के अनुसार व्यवहारों और शोधों को लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए, मतलब कब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, जब तक कि उनसे संबंधित कोई साक्ष्य या सबूत ना हो। मतलब आपको सेल बुक करनी है तो सेल बुक करने के दो कारण होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस हो कि हाँ भैया हमारे पास इनवॉइस थी, हमने इनवॉइस दे भी दी और ये इनवॉइस की कॉपी है एक हमारे लिए। और क्या हुआ है, हमारा जो सेल रजिस्टर है उसमें भी दिख रही है बुक्स। और क्या हुआ है, हमने डिलीवरी भी दे दी है तो डिलीवरी चालान भी हमारे पास है। ठीक है, डिलीवरी चालान भी हमारे पास है। और क्या हुआ है, हमारे पास बैंक में क्या आ गया, पेमेंट भी आ गया। अब पेमेंट आए या नहीं आए, ये सारी चीजें हो गई हैं तो भी हम ले सकते हैं किसी से। तो समझ में आया, कब हम बुक करेंगे, ये जब चीजें हो जाएंगी, मतलब इनवॉइस बन गया, डिलीवरी चालान हो गया, सेल्स रजिस्टर में आ गया, हमने कस्टमर को डिलीवरी कर दी, तभी उसका क्या करना चाहिए, बिल करना चाहिए। जैसे बिल, रसीदें प्रमाणकों के रूप में हो सकते हैं। बिना साक्ष्य के लेखांकन और अंकेक्षण असंभव है। ये बात कौन कहते हैं, तो कोहलर जी कहते हैं। चलिए, बात समझ में आई। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, रिवेन्यू। रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमारा इस पर क्या हो जाए, जब हमारा इस पर क्या आ जाए, राइट आ जाए, तब हम इस रिवेन्यू को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। राजस्व मान्यता प्राप्ति अवधारणा या आगम मान्यता संकल्पना। ठीक है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये बोलता है कि इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं किया जाता जब तक कि उसको वास्तविक रूप से क्या हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। मतलब जब हमें वो मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। यह विचार मस्तिष्क में दो प्रश्न उठाता है। मैंने एकदम आपको सरल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रखा है। जन्म देता है कि प्रथम क्या है, आगम मतलब रिवेन्यू किसे कहेंगे, और दूसरा है आगम को मान्यता कब देंगे, किस समय दिया जाएगा। मतलब एक तो रिवेन्यू किसको बोलेंगे और उसको हम कब अपनी बुक्स में जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कब उसको मान्यता देंगे। आइए पहले प्रश्न को हम को पहले ले लें। आगम से तात्पर्य है रोकड़ के उस अंतर प्रवाह से, मतलब उस केश फ्लो से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तु और सेवाओं के क्या हो, विक्रय से प्राप्त हो। मतलब जो हमें केस कब प्राप्त हो रही है, या तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तब प्राप्त हो रही है। और जो क्या हो रहा है, जो व्यवसाय के संसाधनों का उपयोग किसको करने को दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमने क्या करा, रेंट पर अपना जगह दे दी, उनको दे दिया, हमने उनको उधार क्या दे दिया, कैपिटल दे दी, लोन दे दिया, तो मिल रहा है। हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा, तो हमें वहां से क्या मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा। हमने क्या करा, हमारा कुछ पेटेंट था कि भैया ऐसे जो है ये फॉर्मूला है, इससे ले ये गुड्स बनाओ, तो वो फॉर्मूला दे दिया, तो हम क्या लेंगे, उससे रॉयल्टी लेंगे। तो क्या हो जाएगा, संसाधनों का, व्यवसाय के संसाधनों का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्ति, जैसे ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आदि दूसरे आगम को मान्यता तभी दी जाएगी। ठीक है, जब किसी प्राप्ति, क्या बोल रहे हैं, जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय का क्या हो जाए, अधिक
विधि सम्मत हो जाए, मतलब क्या हो जाए कि लीगली राइट हो जाए, मतलब लॉ क्या बोले, लॉ भी उसके लिए एग्री कर जाए, तब हम उसे क्या दे देते हैं, मान्यता दे देते हैं। सिंपल एकदम है, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसलिए मैंने इसमें एक उदाहरण दे रखा है, जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण देखेंगे तो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, क्या क्या हो जाता है, विधि सम्मत क्या हो जाए, इस पर अधिकार हो जाए, अर्थात वस्तु का विक्रय हो गया है या सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं, इसके लिए उधार विक्रय को आगम विक्रय की तिथि से ही मान्यता मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को क्रेडिट सेल करिए तो हम जिस दिन सेल करिए उसी दिन क्या करेंगे, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मान्यता दे देंगे। मैं इसे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने क्रेडिट सेल डेबिट सेल ऊपर बहुत अच्छे से समझ के आएंगे, तो आपको समझ में आ रही होंगी। वापस से मैं एग्जाम्पल लेने का समय बचा रहा हूँ अपना, क्योंकि वही बात यहाँ पर हो रही है, ना कि उसकी तिथि जब क्रयकर्ता द्वारा क्या हो, रोकड़ का भुगतान हो। मतलब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा कि उसका भुगतान कब आ रहा है, हमने उसकी डिलीवरी दे दी, उस दिन क्या हो जाएगा, हमारी बुक्स में उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। किराया, कमीशन, ब्याज इत्यादि आयों को समय के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए। अब ये समय के आधार पर मान्यता देने का मतलब क्या है, समय के आधार पर मान्यता देने का मतलब यह है कि भैया रेंट कितने दिनों का दिया गया। मान लीजिए साल भर का रेंट कितना है, 1,20,000 रुपए है, तो और 6 महीने हो गए हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि 6 महीने का ही अभी आप रेंट क्या कर सकते हो, अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि उस पर तो आपका राइट आ ही गया है ना। साल भर का रेंट अगर 1,20,000 रुपये आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि साल भर का रेंट 1,20,000 रुपये देना है, और अभी 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, 6 महीने हो गए हैं, तो आप इस 6 महीने के लिए तो राइट में आ गए ना। मतलब 60,000 रुपये मान लीजिए आज अगर ये व्यापारी क्या करे, ये हमारी दुकान या हमारी जगह खाली करके चले जाए, तो भी हम इससे कितने ले लेंगे, 60,000 रुपये तो ले लेंगे ना। तो ये बोलते हैं जितना जितना समय होते जा रहा है उतना उतना क्या करो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो। बात समझ में आ गई। चलिए, उदाहरण के लिए मार्च मार्च माह का किराया क्या है, चाहे प्राप्त कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, तो उसका लेखांकन कब करेंगे, लेखांकन हम मार्च में ही करेंगे। ठीक है, समाप्त होने वाले लेखा वर्षों में किया जाएगा, और कोई अप्रैल में नहीं बोलेंगे कि अप्रैल में पैसे मिले हैं तो अप्रैल में लेंगे, उसको लेंगे कब, मार्च में। क्यों, क्योंकि हमको उस पर रिकॉग्नाइज कब हो गया, वसूल कब हो गया, उस पर हमें रेवेन्यू रेवेन्यू की मान्यता कब दे देंगे हम, जिस समय हमारा हमारा उस पर क्या आ गया है, विधि सम्मत क्या आ गया है, उस पर राइट आ गया है। चलिए फटाफट से बात कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि अप्रैल 2015 में प्राप्त होने वाली कोई ब्याज समय से पूर्व, मतलब मार्च में मिल गया, मतलब हमको ब्याज मिलना कब था, ब्याज रिलेटेड किससे था, रिलेटेड था अप्रैल से, पर उसने व्यक्ति ने पहले ही ब्याज का पैसा दे दिया, कब दे दिया, मार्च में। तो हम उसे कब लेंगे, उसे हम लेंगे कब, लेंगे अप्रैल में ही, मार्च में नहीं लेंगे। समझ में आया बात, तो यही बात ये बोल रहे हैं। चलिए, पूरा आगम मान्यता, इस सामान्य संकल्पना से के कुछ अपवाद भी, अब क्या बोल रहे हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, तो आप एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए। जैसे विनिर्माण अनुबंध, जिसमें कार्य होने पर कितने वर्ष लग जाते हैं, जो मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 बताया है आपको, AS7 जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वही बोल रहे हैं कि विनिर्माण अनुबंध मतलब इसमें क्या होता है, कितने साल लगते हैं, 2 से 3 4 साल लग जाते हैं, समय लगता है। उस स्थिति में कुल आगम को कार्य समाप्ति की अनुपातिक रूप से, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कंप्लीशन मेथड, कार्य समाप्ति का मतलब क्या, कंप्लीशन मेथड। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, ये बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या है, ये कितने फ्लोर की है, ये बिल्डिंग है 4 फ्लोर की, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर, टोटल फ्लोर का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 1 करोड़ का। कितना है, 1 करोड़ का वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होते जाए ना, वैसे वैसे आप बुक्स में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। मतलब एक बिल्डिंग जैसी बन जाएगी, हम रिवेन्यू कितना ले लेंगे अपनी बुक्स में, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो वो कर लेंगे 25 लाख रुपए। जैसे ही दूसरी बिल्डिंग बनेगी हम क्या करेंगे, अगेन 25 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, और ऐसी तीसरी और ऐसी चौथी। तो ये बात वो बोल रहा है कि देखिए, सामान्यता तो क्या माना जाएगा, जिस दिन आपको रिकॉग्नाइज करना है, जिस दिन उस पर आगम हो, पर इसकी एक्सेप्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें किसके आधार पर लेते हैं, इसमें आधार लेता है कंप्लीशन का। बात समझ में आ गई, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था कंसेप्ट, तो ये वाली वही बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाता है। इस प्रकार जब किराया विक्रय पद्धति द्वारा वस्तुओं का विक्रय होता है तो एकत्र किस्त होने पर उसकी क्या बोलते हैं, किस्त एकत्रित हो तभी उसकी क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फटाफट से एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, इस नाम से भी आता है कि अक्रूवल कंसेप्ट क्या है, तो मैंने उसे भी दे रखा है कि द अक्रूवल कंसेप्ट। इसके अनुसार किसी भी व्यवसाय के विशेष वर्ष से संबंधित व्यय और आय को उसी वर्ष दिखाना चाहिए। देखिए 2-3 नाम होते हैं, कंसेप्ट एक ही होता है, तो इसलिए मैंने जो जो नाम से बन सकते हैं कंसेप्ट, मतलब जो जो नाम है उनको अलग अलग इंडिविजुअली दे रखा है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इंडिविजुअली नाम आता है, तो इंडिविजुअली नाम आपको पता होना चाहिए कि अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ष विशेष से,
किसी वर्ष विशेष से क्या हो, जो संबंधित आय हो, मतलब जिस वर्ष से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए 2022 से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसे किसमें दिखाना चाहिए आपको, 2022 में। और 2023 से रिलेटेड जो खर्चे हो या इनकम हो उसे आपको कब दिखाना चाहिए, उसे किस वर्ष में दिखाना चाहिए, 2023 में। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए वो रिलेटेड यहाँ के हैं और आप उसे 22 में दिखा रहे हैं। मतलब जिस वर्ष से संबंधित है उसे ही दिखाना चाहिए, भले ही हमने उसका पेमेंट करा है, नहीं करा है, प्रीपेड कर दिया है, बाद में करेंगे, कुछ भी करेंगे, जिससे रिलेटेड है उसी साल में दिखाना है। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट इस बारे में बोलता है। ठीक है, भले ही वह कैसे हो, अक्रूड हो या प्रीपेड हो, मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, या आउटस्टैंडिंग हो मतलब उनका देना बाकी हो, या क्या हो, अनअर्न्ड हो, जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष में बताएं। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। बात समझ में आ गई। फटाफट से इसका एक और मैंने सरल लैंग्वेज में भी दे रखा है कि इस अवधारणा के अनुसार आय व्ययों का लेखा तभी किया जाता है जब वो देय होते हैं और इस प्रकार चालू वर्ष का कोई व्यय हो परंतु अभी तक उसे क्या किया हो, चुकाया नहीं गया हो, तो भी उसे क्या करेंगे, हम चालू वर्ष में मान्यता दे देंगे। मतलब उसे चालू वर्ष में हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन दे देते हैं। क्यों, क्योंकि जिस वर्ष से संबंधित है उस वर्ष में लेना चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं किस पर, बात करते हैं आय व्ययों के मिलान अवधारणा पर। ठीक है, आय व्ययों की मिलान अवधारणा पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो फिर हम किस पर आ जाएंगे, लेखांकन की परंपराएं। ठीक है, तो ये हम कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, तो हमारे जो है कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। आय और व्ययों की मिलान अवधारणा मतलब मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखिए, अगर इसको सरल भाषा में समझे तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालना। क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस निकालना। आय व्यय कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, आप बताओ, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, पीएनडल बनाएंगे। पीएनडल बनाने का मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस है उनको ले लो, जो भी इनकम है उनको ले लो, और पीएनडल का मतलब क्या हुआ कि उस साल से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनको ले लो, उस साल से खर्चे हैं जो भी उनको ले लो, और जो प्रॉफिट आया है उसको या लॉस आया उसको निकाल लो। बस मिलान कंसेप्ट इसी बात को बोलता है। ठीक है, आय और व्ययों की मिलान की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट, संस्था का वह सही लाभ, मतलब ये क्या बोलता है कि देखिए सही लाभ कब निकलेगा, ट्रू प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आप क्या करेंगे, उस साल से रिलेटेड सारे इनकम और उस साल से रिलेटेड सारी एक्सपेंसेस एक साथ ले लेंगे, तभी क्या निकलेगा, तभी निकलेगा आय। आपका जो सही प्रॉफिट और लॉस है वो ज्ञात कर पाएंगे जब आप उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ले लेंगे, उससे रिलेटेड क्या ले लेंगे, इनकम ले लेंगे, तभी जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से बन पाएगा और वो क्या होगा, सही रूप में आएगा। ठीक है, कि आय एवं व्ययों का ठीक प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, मिलान किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं आयों और व्ययों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो चालू वर्ष से संबंधित हो, और चालू वर्ष के लाभ और हानि का निर्णय करते समय गत वर्ष मतलब क्या करना चाहिए, हमें पिछले वर्षों का और आगामी वर्षों से संबंधित व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित दो तथ्यों को क्या करना चाहिए आपको ध्यान में, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस, और उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो एक्सपेंसेस है वो और जो इनकम है वो, ये दोनों चीजों को आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। पर आप जब पीएनडल बनाते हैं तो हम किस कौन से साल के देते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड जो है सारे खर्चों को मान्यता दी जाती है। तो ये वही बात बोल रहा है कि आप जो करंट ईयर से संबंधित जो भी खर्चे हैं और जो भी इनकम है उनको लो और अपना करेंट प्रॉफिट जो है वो निकालो। कौन सी अवधारणा बोलती है, आय व्ययों की मिलान अवधारणा ये बात करती है। बात समझ में आई। और इसी के अवधारणा के अनुसार क्या बोला जाता है कि पुराने वर्षों को, जो गत वर्षों के या आगामी वर्षों के व्यय हैं उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस पॉइंट पर पूछा जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बात पर ही पूछा जाएगा जो लास्ट वाला पॉइंट है कि किस अवधारणा के अंतर्गत चालू वर्ष से संबंधित होने चाहिए और किस अवधारणा के अंतर्गत क्या होता है, समय आगामी और गत वर्ष से संबंधित व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, किस अवधारणा के अंतर्गत चालू वर्ष में गत वर्ष से और आगामी वर्षों से संबंधित व्ययों को क्या किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। किस अवधारणा के अंतर्गत, तो आय व्यय की मिलान अवधारणा के अंतर्गत इसे नहीं लिया जाता है। बात समझ में आ गई। अब फटाफट से 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं और हम अपनी क्लास को करते हैं यहाँ पर फिर समाप्त। और अगली क्लास में फटाफट से मैं आपके लिए ये भी लेकर के आ जाऊंगा। फटाफट से अब हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और अगली यूनिट पर प्रस्थान करेंगे, बढ़ेंगे आगे फटाफट से। ठीक है, इसकी मान्यता है कि जो खर्चे
जिस वर्ष से संबंधित है उसी वर्ष में आय के रूप से उसे चार्ज करने चाहिए। मतलब जो खर्चे हैं उसको उसी वर्ष की आय से है क्या करो आप चार्ज करो। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, इस तथ्य का पता लगाना कि आय प्राप्त हुई है या नहीं। यदि प्राप्त हो गई है तो उसे क्या करेंगे, लाभ हानि निर्धारण को सम्मिलित होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब अगर वो उससे रिलेटेड है, उस साल से रिलेटेड है, तो हम उसको मान्यता दे देंगे, और अगर नहीं है तो हम मान्यता उसे नहीं देंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आय से संबंधित सभी व्ययों को निश्चित करना चाहिए, अर्थात जो व्यय लाभार्जन से संबंधित है परंतु उनका भुगतान आगामी वर्षों में करना है, तो ऐसे आगामी वर्षों में ही विचलित विचलित इस वर्ष में नहीं। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो किससे संबंधित है, इसमें लिखने से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। जो आगामी वर्षों से संबंधित है उसे कहां पर लेना चाहिए, आगामी वर्षों से। पर अगर जो करंट ईयर से संबंधित है, जो कैसे है करंट ईयर से संबंधित है, तो उसे उन खर्चों को कहां लेना चाहिए, करंट ईयर में लेना चाहिए। और जो फ्यूचर ईयर से संबंधित है उन्हें कहां पर लिया जाना चाहिए, फ्यूचर ईयर में लिया जाना चाहिए। ठीक है। करंट ईयर से संबंधित व्ययों को कहां पर लेना चाहिए, करंट ईयर में। और फ्यूचर ईयर से संबंधित कहां पर लिया जाना चाहिए, फ्यूचर ईयर में। ठीक है। इन कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है मिनिमम, तो याद अच्छे से करिएगा। पूरा हमने डिटेल में समझा, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। क्लास टेस्ट लेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे जब आने वाली समय में आपके साथ टेस्ट शेयर किए जाएंगे, तो उन टेस्टों में आपको और क्लियरिटी होगी। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने समझा है, खुद से पढ़ा है, फिर जब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये बात हम भूल गए थे, या ये बात मुझे याद रह गई। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कोई नए नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएंगे। ठीक है। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।